का सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कितने सरल तरीके से हम बोर्ड में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें तो पास होना बहुत आसान होता है। तो चलिए एक तरफ से देखते हैं कि कैसे पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर समझते हैं, ये हमारे पास सबसे पहले है रीडिंग सेक्शन। इसमें ये हमारे पास अनसीन पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को देख करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो इसी के नीचे दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या है और ये पैसेज क्या है। जनरली बहुत सारे प्रश्न जो है पैसेज के अंदर ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न को ही सीधे देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है, वाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशंस ड्यूरिंग द समर। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट किया हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे पास है स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ्स, ये यहाँ पर विजिट करते हैं पीपल। तो क्यों विजिट करते हैं? टू स्केप द हीट ऑफ द प्लेन्स। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ क्वेश्चन का पार्ट मिलाना है, कुछ आंसर का पार्ट मिलाना है। यदि दोनों चीज़ इकट्ठा मिल रही हैं इसका मतलब वही आंसर है। तो बड़ा सरल सा रहता है पैराग्राफ को सॉल्व करना। इसी तरह से सेकेंड का देखते हैं, व्हाट मेक्स हिल स्टेशंस परफेक्ट फॉर रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है द कूल एंड फ्रेश मेक्स देम परफेक्ट रिट्रीट फॉर रिलैक्सेशन। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन का भाग भी मिल रहा है और ये ऑप्शन का भाग भी मिल रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी हो गया। इस तरह से हमको हर क्वेश्चंस को देखना है, इसके भीतर देखना है और यदि यहाँ पर हमको प्रश्न मिल जाता है कुछ हिस्सा और आंसर भी मिल जाता है तो समझ लेना चाहिए वही आंसर है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड है, which of the following activities can visitors enjoy at hill stations। तो हिल स्टेशन में देख लेते हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये लिखा है सर्फिंग, ट्रैकिंग, डेजर्ट सफारी, स्काई डाइविंग। तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो हमारे पास ये है, विजिटर्स कैन एंजॉय एक्टिविटीज़ लाइक ट्रैकिंग, तो साइट सीइंग एंड द एक्सप्लोरिंग द मार्केट्स वेयर दे। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें ढूंढते हैं तो बाकी चीज़ें तो नहीं मिल रहा है, ट्रैकिंग मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या सही है? ट्रैकिंग सही है। तो इसी तरह से हम अगला वाला देख लेते हैं, ये है विच हिल स्टेशंस आर मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज में कौन सा हिल स्टेशन है? तो यहाँ पर कुछ लिखा है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, दिल्ली, मुंबई, ये सारा कुछ। तो जब आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको इसमें ऊटी भी मिल रहा है, दार्जिलिंग भी मिल रहा है, शिमला भी मिल रहा है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमको सही कर देना है। तो बड़ा आसान सा पैराग्राफ रहता है, केवल आपको पैराग्राफ पढ़ करके और उसके अंदर की चीज़ें ढूंढना है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे पास पांचवा है, कि यहाँ पर है, व्हाट डू लोकल मार्केट्स एट हिल स्टेशंस ऑफर। तो यदि इस चीज को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर देख लेंगे, ये है, देख लीजिए, ये लोकल मार्केट्स मिल रहा है और यहाँ पर सोनियर्स एंड टेस्ट लोकल क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वगैरह इस तरह से है। तो हमको ये क्वेश्चन का हिस्सा भी मिलता है और इसके आंसर का भी हिस्सा मिलता है पैराग्राफ के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर हम ढूंढ सकते हैं। तो आप 5 नंबर तो पक्के कर सकते हैं। कभी कभी जो 5वां नंबर है उसमें मीनिंग वगैरह पूछ देता है, सिनोनिम पूछ दिया, एंटोनिम पूछ दिया या सिमिलर वर्ड पूछ दिया, तो इस तरह से, या नाउन प्रोनाउन पूछ देता, तो 1 नंबर का प्रॉब्लम हो सकता है। वो भी इतना कठिन नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसके भीतर ही मिल जाएंगी। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम अगला इसका देख लेते हैं जो दूसरा रीडिंग सेक्शन है और इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये पैसेज है। तो यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। इसके बाद ये क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो यहाँ पर यदि आप इसको मिलाएंगे तो इसके भीतर भी हमको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर कहाँ से मिल रहे हैं। तो देख लेना, इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए गुड सिटीजन। तो यहाँ पर ये डिसिप्लिन है, एट होम मेक्स करके लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर जब मिलाना होगा तो कुछ पार्ट क्वेश्चन का मिलाना होगा और कुछ पार्ट आंसर का मिलाना होगा। यदि दोनों पार्ट मिल रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि वही क्या है? आंसर है। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इविल्स डज चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो यहाँ पर देख लेना है, व्हाट ही लाइक्स में ये ओन वे में जब चलते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, तो बिकम्स क्या हो जाता है? वे वर्ड। तो यहाँ पर ये बिकम्स क्या हो जाएगा? वे वर्ड हो जाएगा। इस तरह से हमको बड़े आसान तरीके से इनसे आंसर ढूंढना है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट
above what is a good habit। तो यहाँ पर गुड हैबिट का यहाँ पर देख लेंगे, इसी के भीतर मिल जाएगा। तो ये है अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस। तो यहाँ पर गुड हैबिट में ही जब उसको मिलाएंगे तो अवॉइडिंग थिंग्स दैट आर इंजूरियस। तो इस तरह से हमको उसके अंदर से छांट करके ही लिखना है। फिर ये फोर्थ नंबर का देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबोव टेक्स्ट। तो आप देख रहे होंगे ये पूरा टेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने पर सब कुछ ये जो है डिसिप्लिन के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर जो इसका सही टाइटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इसके बाद देखिए, व्हाट डज द वर्ड स्पॉइल्ड मीन इन द अबव पैसेज। अब देखिए यहाँ चार तो पक्के पक्के हैं नंबर कि आप उससे ढूंढ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि अब ये मीनिंग पूछ दिया स्पॉइल्ड का, तो आपका वोकेबलरी शब्दावली अंग्रेजी में कितनी अच्छी है उसके हिसाब से इसको दे सकते हो। तो स्पॉइल्ड का मतलब होता है नष्ट होना, खराब होना, तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड। इसके बाद यहाँ पर तीसरे सेक्शन में चलते हैं, और जो हमारा तीसरा सेक्शन है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई ए सुटेबल टाइटल। तो बड़ा आसान है, ये तो बिल्कुल छोड़ के आने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो आप बिल्कुल इसमें से ध्यान दीजिए कि हमको कैसे कैसे नोट्स बनाना है, कैसे कैसे टाइटल्स बनाना है, कैसे कैसे एब्रिविएशन बनाना है। तो सबसे पहले हम ये नंबर ऑफ लाइंस गिनेंगे जो पैराग्राफ दिया रहता है। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन है। अब 11 लाइन है तो उसमें आप 3 का भाग करिए, तो लगभग 3 त्रिकाई 9, माने हमको केवल लाइन डिवाइड करना है। पूरा डिवाइड हो, पॉइंट में हो, ये जरूरी नहीं होता। 3 त्रिकाई 9 होता है, मतलब लगभग 3 या 4 लाइन हमको एक पार्ट में बनाना है। तो इसके 3 हिस्से कर लेंगे पैराग्राफ के। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 लाइन को फुल स्टॉप देखना, इतने तक का मैं 3 हिस्सा, एक हिस्सा ये कर लिया, एक हिस्सा ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये, फिर एक हिस्सा यहाँ से लेकर के ये। इस तरह से जो पैराग्राफ दिया हो तो लगभग 3 4 लाइन का हमको क्या बना लेना है, एक 3 हिस्सा बना लेना है। सब में लगभग बराबर बराबर लाइन हो, एक आध में एक ज्यादा हो जाएगी तो चल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ करके जो बड़े बड़े शब्द हैं, नए शब्द हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल है, एंटीक्विटी है, हाउस होल्ड है, तो ऐसे शब्दों को बिना सोचे समझे आपको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है हर पार्ट में। जैसे एक पार्ट ये है तो इसमें भी अंडरलाइन कर लीजिए, एक पार्ट इसमें बना है तो इसमें भी अंडरलाइन कर दीजिए, एक पार्ट इसमें है तो इसमें भी अंडरलाइन कर लेना है। इस तरह से हमको पैराग्राफ का नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। पहले आपको क्या करना है, पैराग्राफ को 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट लेना है। बांटने के बाद जो बड़े बड़े शब्द हों, नए शब्द हों, उन शब्दों के नीचे हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। और टाइटल का भी 1 नंबर रहता है। तो यहाँ पर टाइटल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये ऑयल के बारे में है, वेजिटेबल ऑयल है, तो ये ऑयल के बारे में है सब कुछ। तो आप वेजिटेबल ऑयल भी लिख सकते हो, सिंपल ऑयल भी लिख सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा लगता हो कि ये आपको समझ में आ ही नहीं रहा है कि क्या है, तो इसको छोड़ के नहीं आना है। कुछ जो बार बार शब्द आते हों, इज वाज वेयर, इनको छोड़ करके जो बड़े शब्द आते हों तो कुछ समझ में आएगा कि लगता है इसके बारे में है, तो वही चीज़ आपको टाइटल में लिख देना है। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है टाइटल, इसको बिल्कुल खाली छोड़ के नहीं आना है। आपके हिसाब से टाइटल कुछ भी हो सकता है, और चीज़ें भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वेजिटेबल ऑयल है। यहाँ पर यदि मिनरल ऑयल की बात हो रही है थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये मिनरल ऑयल भी हो जाएगा, या सिर्फ ऑयल की है तो ऑयल भी लिख सकते हैं। तो टाइटल बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ लिख के आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि नोट्स। तो नोट्स में जो हम ये ब्लू कलर का मैं ये वाला पार्ट देखा हूँ और इसके नीचे अंडरलाइन करे हैं, तो कुछ शब्द आपको 1 नंबर में डाल देना है। नंबर 1 कर दिए। अब यहाँ पर ये मैं लिख दिया हूँ वेजिटेबल ऑयल, फिर यहाँ पर ये अंडरलाइन किया था, लिख दिया एंटीक्विटी। इसके बाद यहाँ पर हम अलग से इसकी सब हेडिंग बनाएंगे, थोड़ा सा अंदर जाने देंगे। जैसे 1 नंबर यहाँ पर पड़ा है तो जो 1 2 3 4 ये इधर की ओर होंगे। यदि बड़ा पैराग्राफ हो तो 1 2 3 4 5 तक भी आप इसको बढ़ा सकते हो, लेकिन कम से कम कितने पॉइंट होना चाहिए इसमें, 3 पॉइंट तो रखना ही रखना है। यदि ज़्यादा है तो फिर इसको कितने में रखना है, फिर ये 5 पॉइंट अधिकतम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब देखते हैं ये पहला वाला है, तो यहाँ पर आप पहला वाला देखेंगे तो ये तो मैं लिख दिया था। इसके बाद ये शब्द है तो ये लिखा है हाउस होल्ड, ये तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि हर पार्ट में लगभग आपको एक जो है
एब्रिविएशन बनाना है। अब एब्रिविएशन बनाते कैसे हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास था क्या, हाउस होल्ड, ये था हाउस होल्ड। तो जब भी हम एब्रिविएशन बनाते हैं तो जनरली जहाँ पर ए हो शब्द में, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, इन वॉवेल्स को सबसे पहले क्या करते हैं, हटाते हैं। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट के लिए IMP है तो यही लिखेंगे, GOVT है तो यही लिखेंगे। तो कुछ यदि बड़े शब्द हैं, गवर्नमेंट लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा है, तो इनके लिए जो जनरली इस्तेमाल होते हैं छोटे शब्द, उन शब्दों को करना है, एब्रिविएट कर लेना है। और जो शब्द कॉमन नहीं है, एब्रिविएशन नहीं है, उनमें से ये वाली चीज़ें क्या करना है, हटा देना है। जैसे मान लीजिए इसको मुझे छोटा करना है तो मैं पहले क्या लिख दिया, H, O नहीं लिखूंगा, ये वॉवेल्स हटाना है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये U भी नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या है S, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा S, फिर E नहीं लिखेंगे, फिर क्या हो गया H, फिर O नहीं लिखेंगे, फिर क्या हो गया L, फिर क्या हो गया D, और लास्ट में एक हमको यहाँ पर डॉट दे देना है। तो इस तरह से ये हाउस होल्ड का ये क्या कहलाया, एब्रिविएशन कहलाया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो ऐसे बड़े बड़े शब्द को एक उसमें एक पैराग्राफ में एक आध दो, कम से कम एक और अधिकतम कितना, दो जो हैं, आपको शब्दों को क्या करना है, छोटा करना है। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, एब्रिविएशन कहलाता है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें शब्द जो हैं डबल हो, तो उसमें सिर्फ एक ही लेटर लिखा जाता है। यदि यहाँ पर पहला शब्द इनसे चालू हो तो फिर पहले शब्द में से एक पहला शब्द इसको लिखेंगे। अभी आएंगे वेरिएशन, तो उसको यहाँ पर समझते हैं। तो हमारा काम यही है कि जो हम वहाँ पर अंडरलाइन किए थे, देख लीजिए, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हमको क्या करना है, उतारना है। इसके बाद यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये परफ्यूम्स है, ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स है। तो ऐसे करके ये हम कुछ दो तीन शब्द पहले पॉइंट में, दो चार शब्द दूसरे पॉइंट में, दो चार शब्द हमको किसने करना है, तीसरे पॉइंट में, और इस तरह जितना अंडरलाइन किए हैं उतने शब्दों को यहाँ पर लिख देंगे। यदि आपका ये समझ लेना है कि ये शब्द बड़ा होता है तो फिर आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है मेरे कहने का कि यदि आप तीन चार पॉइंट बना लिए हो, इसके बाद भी शब्द बच रहे हैं, तो फिर उन शब्दों को छोड़ दो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स का मतलब ये है कि उसको शॉर्ट में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब हम दूसरे पैराग्राफ में आ जाते हैं। जो आपको ये व्हाइट कलर का पैराग्राफ दिख रहा है, इस पैराग्राफ को आपको समझना है। तो यहाँ पर जब पैराग्राफ को हम यहाँ पर देखेंगे तो आप समझो कि इसमें भी क्या है, अंडरलाइन है। कुछ शब्दों को हम अंडरलाइन किए हैं, ये देख लीजिए। तो आपको पेंसिल से इसी तरह से अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन करने के बाद देखिए, जब ये पूरा हो जाए तो एक लाइन यहाँ पर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद एक के ही सीध में आपको दूसरा नंबर डालना है। दूसरा नंबर डालने के बाद इसमें जो आपके पास ये जो बड़े बड़े शब्द हैं, ज़्यादा पॉलिटिशियन, इंजीनियर, ऑयल, ये मिनरल और ये कुछ शब्द हैं, तो दो तीन शब्द आपको मेन हेडिंग में लिख देना है। फिर इसी के नीचे जैसे 1 2 3 पड़ा है, तो ये 1 2 3 4 भी हो सकता है, 5 भी। अधिकतम कहाँ तक डालना है, 5 तक। अब जो अंडरलाइन किए हैं, जैसे ये मिनरल हो गया, तो यहाँ पर ये मिनरल के नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ये जो है इसके नीचे अंडरलाइन है ना, मिनरल, ऑयल, ऑयल दैट ड्राइव्स टैंक्स, एयरप्लेन्स, वारशिप्स, इस तरह से यहाँ पर हमको लिखना है। और इसी तरह से दूसरे पॉइंट में भी कुछ आगे के शब्द लिखना है, फिर तीसरे पॉइंट में भी लिख देना है। तो इस तरह से हमको इसका भी नोट्स तैयार कर लेना है। अब तीसरे हिस्से में ऐसे आएंगे, तो इसमें भी अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद एक हेडिंग बनाना है, हेडिंग में भी कुछ शब्द लिखना है, उसके नीचे सब हेडिंग बनाना है, उसमें भी कुछ शब्दों को लिख देना है। इस तरह से आपके क्या तैयार हो जाएंगे, नोट्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन नोट्स के साथ साथ देख लेना है कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को शॉर्ट में लिख दिए हैं। जैसे आप यहाँ पर समझेंगे, ये हमारे ये दूसरे वाले में देख लेते हैं क्या शॉर्ट है। ये है, ये CRG लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको CRG कहीं नहीं मिलेगा। CRG ये लिखा है कैरीज। तो ये इसको मुझे शॉर्ट बनाना है, तो मैं कैसे कैसे शॉर्ट बनाऊंगा आपको समझना है। इसको एब्रिविएट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि छोटा बना दो, और ये आपकी मर्जी का है। कोई जरूरी नहीं कि इसी को छोटा बनाना है। जो बहुत बड़ा शब्द हो उसको आपको क्या करना है, छोटा बनाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं C लिख दिया, A हटा दिया, फिर डबल R है तो R एक ही लिखेंगे, I नहीं लिखना है, A नहीं लिखना है, जितने भी वॉवेल है वो नहीं लिखना है। फिर ये क्या हो गया, CRG। तो ये कैरेज का क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह जब हम यहाँ पर ये लिखे हैं ये, तो इसको हम शॉर्ट करके लिख देंगे।
तो हर पैराग्राफ में एक दो शब्दों को हमको क्या करना है, बड़े शब्दों को शॉर्ट करना है। और शॉर्ट करने का तरीका मैं बता दिया हूँ, इसको हम एब्रिविएशन कहते हैं। इसके बाद ये तीसरे हिस्से में चलते हैं। तो तीसरे हिस्से में भी ये ILMNTN इल्यूमिनेशन है, यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है और इसको हमने क्या कर दिया है, छोटा कर दिया इस वाले शब्द को। तो यहाँ पर देखना है आपको कि कैसे कैसे, फिर से देख लेते हैं। ये छोटा, ये हमारे पास एक बड़ा शब्द है और इस बड़े शब्द को मुझे क्या करना है, छोटा करना है। तो चलिए देखिए, ये शब्द है और इसको मैंने छोटा करके वहां पर लिखा है। तो जब हम छोटा करेंगे तो यदि शुरू में वॉवेल्स हैं, जैसे आई ए ई ओ जो भी हो, तो यहाँ पर शुरू का शब्द नहीं करेंगे। तो ये आई को आई लिख दिए, डबल एल है तो एक ही एल लिखेंगे, यू हटा देंगे, फिर क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, आई हटा देंगे, फिर एन लिख देंगे, ए हटा देंगे, फिर टी लिख देंगे, फिर आई ओ एन हटा देंगे। इस तरह से इल्यूमिनेशन का ये कैसा फॉर्म हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो जो भी बड़ा शब्द हो उसमें से वॉवेल्स को हटा देना है। यदि वॉवेल्स पहले आ जाए तो फिर उसको नहीं हटाना है। तो इस तरह से अपने मर्जी के हिसाब से आप जो है किसी भी शब्द को छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब यहाँ पर जिन शब्दों को आपने छोटा किया है वहाँ पर यहाँ आपको डिटेल करना है कि कौन कौन से शब्द यहाँ पर आपने क्या किया है, छोटा किया है। तो चलिए यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्दों को छोटा किया है। तो एक ये है, ये, तो इसको ले जाके हमने ये लिख दिया और इसकी पूरी स्पेलिंग ये होती है, तो इसको लिख देना है। दूसरे वाले में हमने ये CRG कैरेज को हमने छोटा किया था, ये देख लिए, तो इसको यहाँ ला के लिखना है और उसका पूरा स्पेलिंग यहाँ लिख देना है। इसी तरह तीसरे वाले में हमने ये इल्यूमिनेशन को क्या किया था, छोटा किया था, तो यहाँ लिख दिए और पूरी स्पेलिंग यहाँ लिख दिए। इस तरह से मैं 3 बनाया हूँ, मैक्सिमम आप 6 बना सकते हो, 6 से ज़्यादा नहीं बनाना है। तो हर पार्ट से कम 1 या 2 जो है एब्रिविएशन करना है आपको। इस तरह से आपकी ये क्या कहला जाएगी, नोट मेकिंग कहला जाएगी। तो नोट मेकिंग बहुत सरल सा है और ये हर क्लास में आ जाती है, 9 से लेकर के 12th तक, और 4 नंबर में आती है। तो बड़े आसानी से आप 4 नंबर इसमें गेन कर सकते हो। बढ़िया राइटिंग से लिखना, एक फॉर्मेट में लिखना, सब कुछ बड़ा आसान है। इसके बाद हम सेक्शन बी में चलते हैं, राइटिंग वर्क है। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया है, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। और ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो बड़ा आसान सा है ये, इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें तो इसके भीतर दी रहती हैं। तो यहाँ पर ये टू रहेगा जो फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का। इसके बाद ये एप्लीकेशन किसके लिए हम लिख रहे हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी आपको याद करके नहीं जाना है, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग है, इसी को उठा दिए हैं। इसके बाद इसके नीचे स्कूल का नाम होना चाहिए, तो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ये लिखा है। इसके बाद मोरेना है जगह, तो जगह को आपको ये नीचे लिख देना है। इस तरह से आपका ये जो है एड्रेस हो जाएगा जिसको हम भेजना चाहते हैं। तो एड्रेस भी यदि आपको उसमें दिया है क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से आपको एड्रेस को स्पेसिफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि किस पर आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पर भी लिखा है, देख लीजिए, ये हो गया एन, इसके बाद ये एप्लीकेशन, तो वही चीज मैं उतार दिया हूँ, एन एप्लीकेशन। स्पेलिंग बिल्कुल याद नहीं करना है, उसके भीतर तो लिखा ही है। अब किसके लिए, इसको थोड़ा छोड़ देंगे तो ये फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, उसके आगे ये लिख दिए फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो अब इतना आसान है, यदि आप इतना भी लिख देंगे तो आपको 1 मार्क्स यहीं पर बन जाता है। इतना लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि हम ये बॉडी कैसे बनाएंगे इसकी। तो एप्लीकेशन की बॉडी के लिए आप देखिए, यहाँ पर हम सब्जेक्ट वगैरह तो लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ हो जाएगा रिस्पेक्टेड सर। अब ये आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन 10th क्लास, आई वांट। अब ये वाला जो ऊपर की लाइन है रिस्पेक्टेड सर है, ये कॉमन है। कोई भी एप्लीकेशन आए इतना तो आपको लिखना ही है, तो ये लाइन आप याद कर लिए। फिर यहाँ आई वांट के बाद ये हो गया स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो है, जो ये आपका ये सब्जेक्ट आएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर हमको फिट कर देना है। यहाँ पर केवल लीव का आया तो आई वांट लीव हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया तो आई वांट कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा। यहाँ पर फी कंसेशन आया तो आई वांट फी कंसेशन हो गया। इस तरह से लिखना है। फिर यहाँ पर हमको रीजन लिखना पड़ता है कि हमको क्यों ये चाहिए। तो यहाँ पर माई फादर इज ट्रांसफर टू अनदर सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसका ये है कि सो आई एम अनेबल टू
कंटिन्यू माई स्टडी एट हियर। इस तरह से आपको इसकी बॉडी बनाना है। इसके बाद लास्ट में हम रिक्वेस्ट वाली लाइन लिखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो तो यहाँ पर हो गया काइंडली इशू मी, और फिर से ये सब्जेक्ट वाला हिस्सा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसी को मैं फिर से उतार दिया हूँ एज सुन एज पॉसिबल। यदि आपको इसको लिखना है तो ठीक है, नहीं यहाँ तक आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, थैंक यू, कि वो आपको धन्यवाद देना है इसके लिए। अब यहाँ पर आपको डेट भी, ये डेट नहीं भूलना है, आप कोई भी यहाँ पर डेट डाल के आओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तभी कि उसके पहले की पुरानी नई, कोई भी आपको यहाँ पर डेट डालना है। डेट डालने के बाद यहाँ पर योर्स, और ये कॉमन है, आप ओबिडेंटली की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, योर्स की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, जबकि ये सभी एप्लीकेशन में लिखना ही पड़ता है, इसलिए ये वाली स्पेलिंग आप याद रख लीजिएगा। यहाँ डेट का फॉर्मेट नहीं भूलना है। आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, थोड़ी बहुत बॉडी में हो सकती है, आप जितना पार्ट लिखेंगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। तो एक पार्ट तो वही हो जाएगा एड्रेस के लिए, एक पार्ट 1 नंबर सब्जेक्ट के लिए, 1 नंबर ये बॉडी के लिए, 1 नंबर ये आपका जो है रिस्पेक्ट फुल जो आपने यहाँ पर एड्रेस दिया है उसके लिए। फिर ये लिखा है निसी, तो ये निसी कहाँ से आ गया, आपको ना अपना नाम लिखना है, ना अपना रोल नंबर लिखा है, ना XYZ लिखना है। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन में देखे होंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, निसी लिखा था, तो जो नाम क्वेश्चन में दिया हो उस नाम का यहाँ इस्तेमाल करना है। ये क्लास 10th है तो ये क्लास 10th करके इस तरह से आपको एप्लीकेशन राइट करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी एप्लीकेशन हो बड़े आसान तरीके से आपको लिखना है और कभी भी एग्ज़ाम में इसको छोड़ करके आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ 5 नंबर का है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो यहाँ पर मैंने साइंस एंड मैन वाला टॉपिक चुना है। आप वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड इंडियन फेस्टिवल, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, कोई भी एप्लीकेशन आपको जो याद हो उसको लिख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जनरली साइंस का सबको याद रहता है, तो वंडर्स ऑफ साइंस याद करके जाते हैं आप लोग, तो आपको वंडर्स ऑफ साइंस से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं। तो जो आपको उसमें टॉपिक दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया था टॉपिक साइंस एंड मैन, तो हम वही टॉपिक लिखेंगे। यहाँ भले आप वंडर्स ऑफ साइंस का पढ़ के जा रहे हो, लेकिन आपको क्या लिखना है, जो टॉपिक उसमें दिया हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया हो, साइंस एंड मैन दिया हो, साइंस बून प्रॉफिट एंड उसके जो है डिमेरिट्स वगैरह दिया हो, मेरिट्स दिया हो, तो जिस तरह से आपको दिया हो वो टॉपिक यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम ऐसे का क्या लिख देंगे, टॉपिक लिख देंगे। टॉपिक लिखने के बाद यहाँ पर हमको आउटलाइन बनाना है। तो आउटलाइन जो मेन हेडिंग होती है, जिसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना होता है कि हम इस चीज़ के बारे में ऐसे को बताएंगे, तो आपके कम से कम ये जो है 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट का ऐसे होना चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट हमेशा इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट का पॉइंट हमेशा क्या होता है, कंक्लूजन होता है। अब इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है, मेडिसिन एंड सर्जरी है, कम्युनिकेशन है, एग्रीकल्चर है, ये आपके पॉइंट बदल सकते हैं। आपको दूसरे पॉइंट याद है तो दूसरे पॉइंट भी यहाँ पर लिख सकते हो। और ये आपका आईना होता है, ना तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करें, ना इसमें राइटिंग मिस करें, बढ़िया साफ सुथरा लिखेंगे तो बड़े आराम से उसको समझ में आ जाएगा कि बाकी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, सही लिखी हुई हैं। तो चलिए फिर पार्ट बाई पार्ट। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है तो हम पहले इंट्रोडक्शन चालू करेंगे, फिर अगला वाला पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी का है तो अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। फिर अगला पॉइंट मेडिसिन और सर्जरी है तो ये मेडिसिन और सर्जरी लिख देंगे। फिर अगला पॉइंट कम्युनिकेशन का है तो कम्युनिकेशन का लिख देंगे, एग्रीकल्चर का लिख देंगे, लास्ट में हमको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिख देना है। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं पढ़ देता हूँ इंट्रोडक्शन में। ये इंट्रोडक्शन आप जो याद किए होंगे तो उस तरह भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको भी लिख सकते हैं। तो आपके समझ के ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साइंस इज ब्लेसिंग टू द मैनकाइंड, इट मेक्स मैन्स लाइफ कंफर्टेबल, साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल साइंस, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। देयर आर प्रेजेंस ऑफ साइंस फ्रॉम आवर वॉकिंग टिल स्लीपिंग, बट लाइक इट इज सेड एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। तो इस तरह से यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन में जो आपको लर्न हो, याद हो, उस चीज़ को आप लिख लीजिए और इसको छोड़ करके नहीं आना है, कुछ ना कुछ आपको इसमें लिख के आना है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट देखना है। तो देखिए, आप जब याद करते हैं तो आपको शब्दों के साथ साथ अपनी स्पेलिंग नहीं बनाना है, जो इसमें स्पेलिंग दी हुई है उसी स्पेलिंग का इस्तेमाल करना है। द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेड टू रन ट्रेन्स, हैवी मशीनरी, इंडस्ट्रीज और अदर हैवी वैगन्स, एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक heaters, lights have made our life more comfortable. Basically all the scientific technologies rest on electricity. तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट हो जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लिखना चाहते हैं वो इसमें आप लिखिए।
और लिखने का तरीका भी देखना, जैसे यहाँ पर हेडिंग हो गई तो जैसे हेडिंग खत्म होगा वहीं से आपको जो है वर्ड्स चालू कर देना है। हेडिंग वाली लाइन में कुछ मत लिखिए, तो थोड़ा सा लुक उसका जो है अच्छा हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ जो हमारे पास है मेडिसिन और सर्जरी वाला हिस्सा, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया मेडिसिन एंड सर्जरी। तो साइंस हैज हेल्प टू कंट्रोल मैनी डेंजरस एंड डेडली डिसीजेस बाय वैक्सीनेशंस एंड मेडिसिन्स। एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी ट्रांसप्लांटेड बाय सर्जरी। द इन्वेंशन ऑफ एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ईसीजी, एमआरआई, ईटीसी हैज मेड डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम्स मच ईजियर। तो ये मेडिसिन और सर्जरी का है, तो आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड इसमें और कुछ मिलाना चाहें तो लिख सकते हैं। ये तो मैं एक केवल नमूना दे रहा हूं कि इस तरह से आपको लिखना है। आप फॉर्मेट देखिए, तरीका देखिए। अब जैसे कम्युनिकेशन अगली हेडिंग हो गई, इस हेडिंग को छोड़ दिए ना, लाइन छोड़ देना है आपको। इसके बाद जहां से खत्म होता है वहां से सेंटेंस चालू करेंगे। तो साइंस हैज ग्रेट चेंज इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन and entertainment. Mobiles, TV, radio and internet has reduced distance between people. We can watch live telecast everywhere. तो इस तरह दो दो तीन तीन चार चार लाइन आपको हर उसमें टॉपिक में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एग्रीकल्चर का टॉपिक है। मैं बोला कि ये टॉपिक बदल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से दूसरा टॉपिक भी इंसर्ट कर सकते हैं। 5 पॉइंट है, आप 7-8 पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। साइंस हैज प्रूवन टू बी ए रियल फ्रेंड फॉर फार्मर्स। हार्वेस्टिंग मशीन्स, ट्रैक्टर्स, मैन्यूर्स एंड आल्सो गुड क्वालिटी सीड्स आर द गिफ्ट ऑफ साइंस टू परफॉर्म फार्मर। तो एग्रीकल्चर के बारे में भी आपको 2-3 लाइन लिखना है। लास्ट का जो हमारा हिस्सा है वो क्या होता है, कंक्लूजन का होता है। तो ये साइंस हैज गिवन अस वेरियस गिफ्ट्स बट इट कैन आल्सो यूज टू हार्म ह्यूमन बीइंग्स। It depends on us to how we use science for the welfare of humanity, for the destruction of humanity. We must use science for enhancing our lifestyle and spreading smiles. तो इस तरह से यहाँ पर आपको इसको पक्का कर लेना है। आप जान रहे हैं कि ये वाला जो है साइंस से रिलेटेड हमको ऐसे आता ही है, तो एक ऐसे तो याद ही कर लो। याद कर लोगे तो मतलब ये है कि ये नंबर ही बढ़ाएगा। कैसे भी किसी भी तरह से गड़बड़ भी लिखेंगे तो 5 नंबर का है तो आपको 3 नंबर 4 नंबर मिलना ही मिलना है। तो इसकी तैयारी कर सकते हैं, और अच्छा बनाने के लिए इसमें आप कोटेशंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि इस तरह से आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। इसके बाद हम अगले हिस्से में चलते हैं इसके। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ का भी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन में दिया था कि यदि आप निबंध लिखना चाहें तो निबंध लिख दें, और निबंध नहीं लिखना चाहते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन पर आप क्या लिख दीजिए, पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ और ऐसे में डिफरेंस क्या होता है, बस ऐसे में हम क्या करते हैं कि ऐसे का टॉपिक लिखते हैं, आउटलाइन लिखते हैं, और टॉपिक वाइज इसको हम क्या कहते हैं, डिटेल करते हैं। यदि ये वही चीज़ आपको पैराग्राफ में दे दे तो आपको आउटलाइन हटा देना है और टॉपिक हटा देना है और सबको मिलाकर के इकट्ठा लिख देना है, तो वो क्या कहला जाएगा, आपका पैराग्राफ। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिखा साइंस एंड मैन का, अब साइंस एंड मैन का पैराग्राफ आ जाता। तो जब आप आउटलाइन लिखते थे उसको हटा दीजिए, कंक्लूजन वगैरह जो भी है सारे पॉइंट हटा दीजिए, सबको मिला के इकट्ठा लिख दीजिए, वो क्या बन जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन पर पैराग्राफ है, तो इसको भी आप लर्न करना चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, नाउ डेज टेक्नोलॉजी बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। One of those is mobile phone. Now mobiles is a smartphone which has a camera, internet connection, calling, Wi-Fi, calculator, computer and many more. It made human life more easier. Mobile helps in connecting humans. Apart from these, mobiles are used for online business which creators job. Creates क्या हो गया, जॉब। इस तरह से यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी फॉर मैन। Nowadays children are very crazy about watching cartoons, playing video games etc. Also the educational knowledge is received so mobile is helpful in online education to humans. Mobile also has a GPS tracker which shows our location. These students gradually start losing their concentration in the studies. These phones will cause their health to deteriorate and adverse effect on their eyes. They will also cause them to lose their interest in sports and other outdoor fields of entertainment. Students will be less in contact with the outside world and the family. As far as students are concerned, the mobile phones can be an excellent source if
दे आर यूज्ड करेक्टली। तो यहाँ पर देखिए, आपको जब मोबाइल फ़ोन या ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है तो मोबाइल फ़ोन तो सबको यूज करते हो, इसका क्या हमको फ़ायदा है, क्या हमको नुकसान है, ठीक, हम क्या क्या इससे काम कर सकते हैं, वो सारा डिटेल मिला करके हमको पैराग्राफ लिखना है। यदि जिनसे इंग्लिश में जो वर्ड्स बनाते आते हैं उसको ये बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जिनसे नहीं आता है उसको तो यादें करना पड़ेगा। तो इस तरह से छोटा पैराग्राफ इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगला हिस्सा देख लेते हैं। तो ये 6 नंबर का है और इसको हम बोलते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, और ये 3 नंबर में एग्जाम में आता है। तो एक चित्र दिया रहता है, चित्र को देख करके हमको शब्द बनाना होता है। तो देख लीजिए, ये चित्र बना है, शायद रेलवे स्टेशन का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द सीन एट द रेलवे स्टेशन। तो ये जो हमारा चित्र है, ये पिक्चर दिया हुआ है, सीन एट द रेलवे स्टेशन है। तो सबसे पहले चाहें तो आप टॉपिक लिख सकते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या है यहाँ पर, ये है सीन एट द रेलवे स्टेशन। तो इस तरह से हम तो टॉपिक लिख देंगे। टॉपिक लिखने के बाद हमको जो इसमें दिख रहा है उसके बारे में लिखेंगे। अच्छी बात है कि जैसे कुछ ऐसे होते हैं पिक्चर कि उनकी प्रैक्टिस करके जाइए तो कुछ आपसे वर्ड्स बनाने में आसानी हो जाएगी। यदि आप ऐसे देखेंगे कोई नया पिक्चर आ जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो भी पिक्चर में दिख रहा है कुछ आप शब्द बना सकते हो, तो इसको जरूर लिख के आओ, छोड़ने वाला प्रश्न नहीं है। फ्री का नंबर मिलेगा। यदि आप 4-5 लाइन लिखते हो, 3 नंबर का है, आप गड़बड़ भी लिख देते हो, कुछ सही लिखते हो, तो आपको 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और पूरा परफेक्शन के साथ लिख देते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, देयर वॉज ए बिग क्राउड ऑफ पैसेंजर्स वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म। आप रेलवे स्टेशन भी गए हैं, वहाँ का प्लेटफॉर्म होता है, जैसा सीन होता है, आप अपने मन से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यहाँ बहुत सारा क्राउड है। वाइल सम पैसेंजर्स हैड वेरी लाइट लगेज, कुछ पैसेंजर के पास जो है हल्का लगेज है और कुछ के पास भारी, जैसे कुछ ये धीरे धीरे ले जा रहे हैं, कुछ लोग भारी भारी ले जा रहे हैं। तो इसको देख करके हमको यहाँ पर अदर्स वेयर कैरिंग हैवी लगेज, और दूसरे लोग जो है हैवी लगेज ले जा रहे हैं। देयर वेयर नंबर ऑफ स्टॉल्स ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में अलग अलग स्टॉल्स लिखे लगे हैं। ये फूड स्टॉल है, ये बुक स्टॉल है, यहाँ पर भी ये पानी का वेंडरिंग स्टॉल है। ऐसे करे बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं और वो हमको सेलिंग लाइट रिफ्रेशमेंट, वो हमको कुछ खाने पीने का चीज़ें देते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स हमको मिल सकती हैं, मैगजीन्स मिल सकता है, न्यूज़पेपर मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रूट्स मिल सकता है और कुछ हॉकर्स होते हैं जो बीच बीच में चाय समोसा ये सारा कुछ बेचते रहते हैं, तो बार बार आते जाते हैं। वो हॉकर्स हमको टी देते हैं, बिस्कुट्स देते हैं, पकौड़ा देते हैं, पूरीज देते हैं। ए फ्यू रेलवे एम्प्लॉयज़ वेयर सीन चेकिंग टू पैसेंजर्स। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये रेलवे एम्प्लॉई है, और भी रेलवे एम्प्लॉई होंगे जो यहाँ पर घूमते भागते रहते हैं। द गार्ड ब्लू द व्हिसिल्स, अब ये सेटी भी बजा रहा है, व्हिसिल बजा रहा है, और व्हिसिल बजाने के बाद ये अपना ग्रीन फ्लैग या जो भी रेड फ्लैग को क्या कर रहा है, ये वेव कर रहा है। तो ये सिग्नल वाज ऑलरेडी ग्रीन नाउ। अब यहाँ पर जो है सिग्नल मिलता है तो ट्रेन क्या हो जाती है, चली जाती है। तो इस तरह जो भी आपके दिमाग में कोई सीन आता है, इसके अलावा भी, तो आप उस पॉइंट को इसमें क्या करिए, अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन करना है और एग्जाम में बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। ये स्कोरिंग वाला पार्ट है, कुछ ना कुछ आप लिख के आइए, इसको प्रैक्टिस करके जाइए। कुछ चित्रों को आप देखेंगे तो बड़ा आसान रहेगा, उनको शब्द बनाना आसान होता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके जाना है। ये नहीं सोचना है कि वहीं हम लिख लेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरह से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अब हम इसके अगले हिस्से में चले आते हैं। तो ये सेक्शन सी वाला है, ग्रामर है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसको देख लेते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स इसमें देखते हैं। फर्स्ट क्या है, हॉलैंड इज। अब यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है यूरोपियन कंट्री। तो जब आप इसको बोलते हैं तो यू से, यानी या यज्ञ आया, और हमको ए अंदा का प्रयोग करना है। तो आप जानते हैं ए का प्रयोग यदि हिंदी के व्यंजन से कोई शब्द आए तो ए लगाना है, हिंदी के स्वर से आए तो एल लगाना है, और कोई स्पेसिफिक हो, विशेष बात हो, तब हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो यहाँ पर जो यू है ये हिंदी का क्या कहलाया, व्यंजन। आपको स्वर व्यंजन हिंदी से देखना है, इसको पहले हिंदी से बोल के देखना है या लिख के देखना है। तो ये हमारे पास व्यंजन आया, व्यंजन में क्या लगता है, ए, तो इसमें हम क्या भर देंगे, ए भर देंगे।
और अगला देख लेते हैं। और आप जब वहाँ पर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको ये पूरा आंसर नहीं देना है, आपको सीधे क्या करना है, ये नंबर डालना है और केवल आंसर लिखना है कि इसका पहला का आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखें, ही इज़ वेरी लेजी, ही डज एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। तो यहाँ पर इसका मतलब निकालना है कि यार कोई लेजी है, बहुत लेजी है, आलसी है, तो जो आलसी व्यक्ति होगा कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नथिंग। तो यहाँ पर हम इसमें क्या लिख देंगे, सेकंड वाले में यहाँ पर आंसर जब करेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, नथिंग। सारा कुछ नहीं उतारना है, जो सही हो सिर्फ वही पर उतारना है। अगले स्टेप में यहाँ पर हम तीसरा देख लेते हैं। तो ये तीसरा है, द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म अराइव्ड। तो प्लेटफॉर्म में ट्रेन अराइव्ड हो गई है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अराइव्ड। इस तरह से यहाँ पर ये तीसरा हो जाएगा। ही डाइड कैंसर। जब भी यहाँ पर बीमारी से बात हो या डरने की बात हो तो हमेशा OF लगता है। ही डाइड ऑफ कैंसर, मलेरिया, हैजा, ऐसे करके जब बीमारी से आएगा तो हमेशा ऑफ भरना है। ही अफ्रेड ऑफ डॉग, कुछ भी ऐसे होगा तो अफ्रेड और डर और भयानक चीज़ों के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऋतु हैज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मच भरना है, मैनी भरना है, एनी भरना है। तो मच जो होता है अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मच है। जैसे एयर है, वाटर है, मिल्क है, उसके साथ क्या लगेगा, मच। और जिनको हम गिन सकते हैं उसके साथ क्या लगता है, मैनी। और यदि सेंटेंस निगेटिव है तब हम उसमें क्या लगाते हैं, एनी। तो यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स है इनको हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर फिफ्थ नंबर में क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मैनी कर देंगे। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ वाले की, वी टू सर्व आवर नेशन। तो वैसे यहाँ पर शुड भी हो सकता है, ऑट भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, जब सेंटेंस में खाली स्थान के बाद क्या लगा हो, टू, तो हमेशा ऑट लगता है, क्योंकि ऑट टू ही एक तरह का मॉडल होता है। तो यहाँ पर हमारा 6 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ऑट। बाकी चीज़ें तो उसमें लिखी हुई हैं। यदि यहाँ टू ना लिखा होता तो हम क्या भर सकते थे, शुड भी भर सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि आपसे इसमें पूछ रहा है कि कोई हमको फिल इन द ब्लैंक्स कितने करना है, 5, और यहाँ पर कितने दिए हैं, 6। तो आप 6 में 6 लिख के आइए। यदि कुछ गलत होगा तो उसको काट देंगे, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। मतलब इसमें जो सही होगा, 5 सही है तो उसको आपको सही मान करके नंबर दिया जाएगा। इसलिए आप इसमें जो अब ये वाले होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, पूरे से पूरे करके आइए। यदि 6 दिया है तो 6 करिए, 7 दिया है तो 7 करिए। उसमें जो गलत होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, जो सही होगा उसको चेक कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको पूरा इसको करके आना है, और छोटे छोटे हैं। और यदि आपसे नहीं भी बनता है तो बिल्कुल छोड़ के मत आइए। यहाँ पर जो भी इनमें से लगे कि यार लगता है ये सही है, ये सही है, ये सही है, कुछ भी गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप छोड़ के आएंगे तो हो सकता है कि कुछ भी ना मिले, वो तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप लिख के आएँ तो हो सकता है 2-4 ठो सही हो जाए तो आपको मिल जाए। इसलिए इनको फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस बात का आंसर लिखने का तरीका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो है ये एक डू एज डायरेक्टेड वाला। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ ही डज नॉट टेक ए टैक्सी ही विल नॉट रीच स्टेशन ऑन टाइम। तो इसमें हम रिराइट यूजिंग क्या लगाना है, अनलेस। तो अनलेस जब लगाते हैं तो इफ़ के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, अनलेस। अब आपको समझना है, आपको क्या समझना है कि जब अनलेस लगता है तो यहाँ से डज नॉट क्या हो जाएगा, डज नॉट लिखा हो, डू नॉट लिखा हो, डिड नॉट लिखा हो, वो सब कुछ हट जाता है। और डज जो है जैसे ही हटेगा तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, यस या ईएस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए यहाँ इफ की जगह हम क्या लिखें, अनलेस। फिर ये क्या लिखे, ही। ये तो हटाना है, इसको क्या कर देना, हटाना। और टेक में क्या लगा देना, टेक्स। तो जब भी डज लगता है तो एस हटता है, और डज यदि जाता है तो फिर उसमें यस लग जाता है। तो ये वर्ब का रूल होता है डज के साथ, कि यदि डज लगा है तो वर्ब में यस नहीं लगेगा, और यदि डज नहीं लगा है तो वर्ब में यस लगेगा, यदि वो सिंगुलर फॉर्म में। अब बाकी सारी चीज़ों को तो हम उसी तरह से क्या कर दिए हैं, उतार दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हम इसको बदलेंगे। बाकी आप जो है डू एज डायरेक्टेड के लिए बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। इफ और अनलेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका वीडियो भी है, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मेक इंट्रोगेटिव। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वैसे सहायक क्रिया नहीं दी रहती सेंटेंस में, तो ऐसे 3 ही सेंटेंस होते हैं जिसमें सहायक क्रिया का पता नहीं चलता। एक होता है क्या, प्रेजेंट सिंपल का,
और दूसरा होता है प्रेजेंट सिंपल के साथ क्या है, पास्ट सिंपल का। तो प्रेजेंट सिंपल में दो चीजें हैं, या तो डू और या लगता है क्या, डज। और पास्ट सिंपल में जो होता है वो क्या लगता है, डिड। बस। तो आप सबसे पहले जब सेंटेंस पढ़ते हो तो सेंटेंस में ये डिसाइड करो कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। तो सबसे पहले तो यही देख लेंगे कि ये गोज है, माने वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं है, तो ये पास्ट तो हो ही नहीं सकता है। फिर इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल में जो वर्ब के साथ है यस यस लगा है कि बिना यस यस के है। यदि बिना यस यस के है तो डू का प्रयोग करेंगे, और यस यस के साथ लगा होगा तो डज का प्रयोग। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हमेशा जो क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं उसमें सहायक क्रिया पहले आती है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया क्या हो गई, डज। और इसको मैं ममता को उतार दिया हूँ, फिर इसके बाद गो को उतार दिया। और मैं अभी बताया कि जिसके साथ डज लग जाए फिर उसके साथ क्रिया के साथ यस यस नहीं लगता, तो यहाँ से यस भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। टू स्कूल एवरी डे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये छोटे छोटे, इन पर थोड़ा ध्यान देना है। छोटी सी गलती होगी तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स के बहुत सारे वीडियो आप जो है यूट्यूब एलके फिजिक्स के चैनल के यूट्यूब में आप जो है जा करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ है हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। यूज क्या करना है, टू और टू का। तो कुछ लोग बड़ा गलती कर देते हैं। बड़ा गलती क्या, कि आप सो को पकड़ लिए और ये दैट को पकड़ लिए, है ना। तो इसकी जगह ये वाला टू लिख दिए, ये वाला, और उसकी जगह पर ये वाला। ये गलत है। यहाँ पर देखिए हरीश इज, ये सो की जगह तो टू आएगा ही, सो हटाओ, उसकी जगह पर क्या लगा देना है, इसको लगा देना, ये पर ध्यान देना है। फिर ये टायर्ड है, टायर्ड है। अब यहां पर ये पूरा का पूरा हट जाएगा, ये देख लिए, दैट ही कैन नॉट, ये सब हटेगा। फिर यहां पर हमको टू लगा के बाकी चीजें उतार देना है। तो आपको ध्यान देना है, ये जो टू और टू का प्रयोग करते हैं तो सो की जगह हमको टू लगाना होता है, और दैट ही कैन नॉट हटा करके फिर टू लगाना होता है। तो ये गलती मत करिएगा कि दैटे भर हटेगा, ये पूरा सेंटेंस का ये वाला पार्ट हट जाता है। इस तरह से हमको इसको बनाना है। इसके बाद हमारा ये फोर्थ वाला है। तो यहाँ पर क्या है, सानिया प्लेड टेनिस चेंज इनटू निगेटिव। तो यहाँ पर मैं बताया कि जिसमें सहायक क्रिया न दी हो, जैसे यहाँ पर हमको पता ही नहीं चल रहा है यार कि डी डू है कि डज है कि डिड है कि वाज है कि वेयर है, कुछ तो लिखा नहीं। तो दो ही चीजों में सहायक क्रिया, दो टेंसेस में आपको पता नहीं चलेगी, वो है प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में। यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट है, और यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हम जान लेंगे कि वो क्या है, प्रेजेंट है। तो पहले इसमें हम टेंस का पता कर लेते हैं, तब हमको पता चलेगा कि डिड नॉट यूज होगा कि डू नॉट यूज होगा कि डज नॉट यूज होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्लेड है तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए सानिया। अब यहाँ पर डिड नॉट, जब हमको पता चल जाता है कि ये पास्ट सिंपल का है, उसका निगेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट। और ये जो प्लेड है उसका क्या हो जाता है, प्ले, और ये हो गया टेनिस। इस तरह से इसका निगेटिव बनेगा। और आप ध्यान रखिएगा, कभी भी डिड आए, किसी भी सेंटेंस में डिड आए, वर्ब का हमेशा क्या हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म। इसलिए यहाँ पर प्लेड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, प्ले हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर अगला हिस्सा देखते हैं, ही वॉज पेंटिंग ए पोर्ट्रेट। तो इसको हमको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ए पोर्ट्रेट ये इधर पहले आ जाएगा, ए पोर्ट्रेट। फिर ये वॉज है, जब आईएनजी के फॉर्म में हो तो उसके साथ हमको बीइंग यूज करना पड़ता है। फिर वर्ब का कैसा होता है, थर्ड फॉर्म होता है, बाय लगा के ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, हिम। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, हिम लिख देना है। अब आपको वॉइस आपको समझना है, तो वॉइस का पूरा टॉपिक आप जो है एलके फिजिक्स के चैनल में यूट्यूब में जा कर के ग्रामर वाला पोर्शन है उसकी प्ले लिस्ट में पूरा अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर छठवां वाला है, द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वीयरिंग अ ब्लू शर्ट। इसमें हमको क्या इस्तेमाल करना है, हु का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हु का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो आपको सेकेंड सेंटेंस देखना है, ये द बॉय। इसके बाद यहीं पर ये इज के पहले क्या लगेगा, हु लगेगा। तो हु इज वीयरिंग ए ब्लू शर्ट। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से द बॉय आया है तो हटा देंगे, इज वाले के बाद इज माई नेफ्यू। तो फिर से देखिए, ये मैं लिख दिया हूं द बॉय, फिर ये इज लिखा था तो ये इज लिखा है, तो इज के पहले ही क्या लगाएंगे हम, यहां पर ये हु का इस्तेमाल कर देंगे।
फिर बाकी चीज़ें इसको यहाँ तक हम उतार दिए, वीयरिंग अ ब्लू शर्ट, ये पूरा उतार देंगे। इसके बाद ये फुल स्टॉप भी हटा देंगे। अब हमको सेकेंड सेंटेंस देखना है। तो यहाँ द बॉय जो इसमें रिपीट हो गया है या फिर इज के पहले जो भी है उसको हटा देंगे, इज के बाद लिख देंगे इज माई नेफ्यू। तो दूसरे सेंटेंस से इस तरह से हमको लिखना है। तो अक्सर ये हु का प्रयोग आता है, तो आपको ध्यान देना है। सेकेंड सेंटेंस में इज के पहले क्या लगाना है, हु, और इसके बाद पूरा सेंटेंस उतार देना है। दूसरे सेंटेंस में इज के बाद का पूरा लिख देना है, उसके पहले का कुछ नहीं लिखना है, तो हु वाला हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये 7वां है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इट इज इजी, रीराइट द सेंटेंस विथ इट। तो जब हमको इट लगाना होता है तो आप इसमें सहायक क्रिया ढूंढिए कि इज लगा है कि वाज लगा है कि क्या लगा है। तो यहाँ पर इज लगा है तो यहीं से चालू करेंगे, ये हो जाएगा इट इज इजी। तो देख लिया, इट लिख दिया और इसको उतार दिया, इट इज इजी। अब बाकी पूरा क्वेश्चन यहाँ से टू आंसर दीज क्वेश्चंस, तो इधर से ये बन गया। तो यहाँ पर मीनिंग सेम है लेकिन कहने का तरीका इसका क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर हमको जो है 7 डू एज डायरेक्टेड दिया है, करना कितना है 5। तो एग्जाम में आप सातों को सातों करके आइए, क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल आंसर आंसर। जैसे पहले का आंसर तो पहला नंबर डालिए, इसका आंसर लिख दिए, सेकंड का आंसर लिख दिए, थर्ड का आंसर लिख दिए, केवल आंसर आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नहीं लिखना है क्योंकि क्वेश्चन लिखने का आपको नंबर नहीं मिलेगा, केवल आंसर लिखने का नंबर मिलेगा। और इसमें यदि थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो पूरा नंबर कट जाता है। इसलिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड बड़े ध्यान से देना है। फिल इन द ब्लैंक्स में तो ऑप्शन दिए रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको लिखा ही के आना है, इसको भी छोड़ के नहीं आना है, इसकी कोशिश करना है, भले गलत ही हो जाए लेकिन आप ट्राई करिएगा कि कैसे कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डू एज डायरेक्टेड करना है और 5 नहीं करना है, 7 करना है। 7 में जो कोई 5 ठो सही होंगे उसको सही मान के आपको नंबर मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको हमको पूरा करके आना है। इसके बाद हम सेक्शन डी में चले जाते हैं। तो जो सेक्शन डी है ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर क्या होंगे, 4 आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसके साथ 4 ऑप्शन, ये 4 नंबर का होता है। इसमें आपका जो पढ़े हैं, जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है, उस बुक से आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या है। वो पोयम से भी हो सकता है और प्रोज से भी हो सकता है। तो जैसे द बेकर आर नोन इन गोवा, तो गोवा में बेकर को क्या कहते हैं, पैडर कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो ये क्या हो गया, लव हो गया। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर्स गेट फॉर इट, तो वो सीगल क्या फूड लेके आई थी, फिश। और एनी फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, अपनी डायरी को क्या कहती थी, तो ये हो गया किटी। तो आपको इस तरह से आंसर नहीं देना है कि ये पूरा लिख करके और आप इसमें अंडरलाइन कर देना। आपको सीधा सीधा नंबर डालना है। ये पहला नंबर हो गया, फिर इसका बी नंबर हो गया और बी नंबर में क्या लिखा है, पैडर। इस तरह से पैडर लिख दिए। सेकेंड नंबर का हमारा बी सही है, इसमें क्या है, लव। इसके बाद ये तीसरा जो होता है, तीसरा हमारा क्या है, तो यहाँ पर डी नंबर सही है और यहाँ पर डी हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिश। फिर हमारा चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर में सी सही है तो सी लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, किटी लिख देंगे। इस तरह से हमको चारों क्वेश्चन के आंसर इस तरह से देना है। ये पूरा उतारने की ज़रूरत नहीं है और इसका आंसर छोड़ के भी नहीं आना है। मान लो कोई आपसे नहीं बनता है तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन आप अपने दिमाग से ही लिख देना जो मन पड़े। हो सकता है सही हो जाए तो नंबर मिल जाए, इसलिए इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना। ये भी बहुत सरल सा होता है। तो अंग्रेजी में पास होना बड़ा सरल है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना है। अभी जब तक जहाँ तक हम पढ़े हैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें ज़्यादा कठिनाई होने वाली हो। इसके बाद हम इसका दूसरा हिस्सा देख लेते हैं। तो ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 10वां नंबर के क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, एक पार्ट दिया है ए नंबर और 10वां में भी ये क्या होता है, बी नंबर। इसमें क्या होता है कि हमको 3-4 लाइन जो होता है वो किताब के किसी भी भाग का, किसी भी लेसन का 3-4 लाइन देता है और हमको ये देखना होता है कि वो किस पार्ट से है और उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल भी जाएं और ना भी मिलेंगे तो आप जो पढ़े होंगे उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा। अक्सर इसमें मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है व्हेयर वॉज द नरेटर फ्लाइंग टू। तो यहाँ पर आप इसमें पढ़ लीजिए, यदि मिल जाता है तो ठीक है। I was happy high above the sleeping countryside was I flying old Dakota airplane over France back to England। तो ये किसके लिए ले जा रहे थे, इंग्लैंड के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा।
फिर ये है व्हाट काइंड ऑफ एरोप्लेन वाज द नरेटर फ्लाइंग, तो यहाँ पर लिखा है ये ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, तो ये ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है, उसके भीतर ही है आंसर, आपको अलग से कोई छांटना नहीं है। और फिर इसके बाद हाउ वाज द वेदर ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो यहाँ पर क्लियर एंड स्टेरी, तो यहाँ पर जो था स्टार्स शाइनिंग एंड क्लियर स्काई, तो उस हिसाब से आप इसको आंसर कर सकते हो। अब इसमें भी जब आंसर लिखेंगे तो आप पहला आंसर डालेंगे 10वां का कौन सा नंबर है, ए नंबर है, ये नंबर डाल दिए। अब देखेंगे कि ये पहले वाले का कौन सा सही, हमारे पास सी नंबर, तो यहाँ सी लिख दिए और ये क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, उसकी स्पेलिंग यहीं से उतार देना है। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है, बी नंबर, और बी नंबर हमारे पास क्या है, एन ओल्ड डकोटा, तो इस तरह से इसको देख देख के हम क्या करेंगे, उतार देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये तीसरा नंबर है, और तीसरा नंबर में हम देख लेते हैं क्या है, क्लियर एंड स्टेरी, तो यहाँ पर बी नंबर है, तो ये हो जाएगा क्लियर एंड स्टेरी। तो इस तरह से ये आपके बड़े आसान हैं, अभी तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही चल रहा है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और इसको भी आपको छोड़ के नहीं आना है। यदि नहीं बनता है तो कुछ ना कुछ आप इस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से आपको आंसर देना है। अब अगले हिस्से में इसी के 10 के बी वाले में चलते हैं और उसमें समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 10th बी का है, इसमें ये पोयम के कुछ पार्ट दिए होंगे और इसके हिसाब से हमको क्या करना है, आंसर कर लेना है। तो चलिए देखते हैं, पोयम के पार्ट को समझते हैं। ये पोयम है। अब यहाँ पर ये क्या है, फ्रॉम विच पोयम हैव द एबो लाइन्स बीन टेकन, ये किस पोयम से ये लाइन ली गई हैं। ये कुछ पोयम्स हैं, उनकी लाइन को एक बार आप पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे तो आपको लाइन क्लियर हो जाएगी। और उसमें ज़रूर देखिए कि इस पोयम का नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है, ये दो चीज़ें आप हर पोयम का लिख लीजिए और उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो है ये किसके लिए है, ए टाइगर इन द जू, तो ये वाला सही हो गया। इसके बाद यहाँ पर हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर्स मूवमेंट इन द केज, तो टाइगर का मूवमेंट जो है ये कैसा है, ये लिख सकते हैं, ये क्या है, क्वाइट है, तो ये हो जाएगा सॉफ्ट एंड क्वाइट। इसके बाद यह अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर शुड द टाइगर आइडियली बी, तो टाइगर कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ क्या कहाँ होना चाहिए, ये है हाइडिंग इन द शैडोज एंड द टाल ग्रास, इसके बीच में यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरह से ये ऑप्शन है। अब इसका जब आंसर लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ 10 डालिए, यहाँ 10वां का बी नंबर, फिर इसमें फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए और थर्ड देखिए। इस तरह से इसका जो सही है तो इसमें लिख दीजिए ये बी नंबर, ए टाइगर इन द जू, फिर इसका बी नंबर सॉफ्ट एंड क्वाइट और इसका हाइडिंग इन द शैडोज एंड टॉल ग्रास। इस तरह से यहाँ पर आपको लिख देना है। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ के नहीं आना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कोई ऑप्शन आप जो है जरूर लिख के आइए, खाली छोड़ के मत आइए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, जो बात है वो प्रश्नोत्तर की है। तो यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर का ये प्रश्न है और इस प्रश्न को समझते हैं। अब ये प्रश्न क्या है, यहाँ पर हमको ये 6 प्रश्न करना है और इसमें 7 प्रश्न दिए होते हैं, 7 या 8 प्रश्न भी दे सकता है, और ये 30 वर्ड्स में होते हैं और ये फर्स्ट फ्लाइट वाले बुक से आते हैं। तो यहाँ पर देखना है क्या है इसमें क्वेश्चन, ये है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड। तो कुछ तो ऐसा होता है कि आंसर में क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, जैसे देखिए द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो एंड साइंड द लेटर गॉड, तो मैं इसी को उतार दिया हूँ। देख लीजिए द पोस्ट मास्टर, यहाँ पर ये डिड हटा तो सेकेंड फॉर्म में गए, सेंट मनी टू द लेंचो, ही साइंड द लेटर टू गॉड, तो इस तरह से मैं तो इसी का उतार दिया हूँ। तो ये तो आंसर ही नहीं है, तो ये भाग है, केवल उसको बताने का तरीका है। फिर यहाँ पर रीजन लिखते हैं, बिकॉज द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड एंड वांटेड टू अवॉइड शेकिंग हिज ट्रस्ट इन गॉड, तो वो उसका फेथ देख रहा था कि उसका विश्वास भगवान पर कितना है और उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जो है उसको पैसा भेजा। तो यहाँ पर इस तरह से है। इसके बाद जो दूसरा वाला है, व्हाई वेयर द टू नेशनल एंथम संग, 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए, तो यहाँ पर है टू नेशनल एंथम्स वेयर संग टू शो रिस्पेक्ट फॉर बोथ कम्युनिटीज, वो दोनों कम्युनिटीज, दोनों समुदाय, चाहे एक वहाँ पर ब्लैक्स और व्हाइट्स थे, तो नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर का है और वहाँ पर ये साउथ अफ्रीका की बात होती है जिसमें जो है गोरे लोग भी रहते हैं, काले लोग भी रहते हैं, तो एक उनके लिए जो है नेशनल एंथम बनाया गया था ब्लैक्स के लिए और एक किसके लिए, व्हाइट्स के लिए। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। फिर व्हाट कंपेल्ड यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो फर्स्ट फ्लाइट को या पहली उड़ान के लिए जो है कौन सी चीज़ सीगल को प्रेरित कर दी,
ठीक है। तो द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, तो एक तो उसको जो खाना दिख रहा था उसके कारण वो पागल हुए जा रहा था। इट वॉज हिज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड हिम टू फ्लाई, और उसकी भूख ही है जो उसको जो है अल्टीमेटली फ्लाई के लिए, उड़ने के लिए मजबूर कर दी। इसके बाद यहाँ पर देखें, व्हाई डिड एनी वांट टू कीप डायरी, एनी जो है अपने पास डायरी क्यों रखना चाहती थी, बिकॉज सी हैड नो एनी क्लोज फ्रेंड, उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो डायरी को ही फ्रेंड बनाना चाहती थी। इसके बाद ये है, व्हाट इज द चाइनीज लिगेंड अबाउट द टी, तो चाय के बारे में चाइनीज का जो लिगेंड है वो कैसा है, उसका जो कहना चाहिए ग्रंथ है वो क्या कहता है। तो द चाइनीज लिगेंड अबाउट टी इज दैट एम्परर सेन नोंग डिस्कवर्ड टी, तो जो सेन नोंग था उन्होंने डिस्कवर किया टी को बाय एक्सीडेंट व्हाइल बॉइलिंग वाटर इन द फॉरेस्ट, तो जंगल में ये फॉरेस्ट पानी को उबाल रहे थे, कोई पत्ती आके गिर गई, उसका टेस्ट अच्छा लगा तो उसने उसको टी नाम दे दिया, तो इस तरह से यहाँ पर टी की खोज हो गई। फिर व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स, मिस ने बॉक्स को क्या किया, मिस टोर द लाइनिंग ऑफ मेटल बॉक्स एंड हर्ट हिमसेल्फ, तो उसकी लाइनिंग को जो है मेटल बॉक्स को वो खराब कर डाला था और अपने आप को वो हर्ट कर लिया था, मतलब नुकसान पहुंचा लिया था। इसके बाद ये हमारे पास जो है सातवां है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड, तो कोई अपना जो है दिमाग को शांत कैसे कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा वन कैन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो ये तो हम क्वेश्चन से लिख दिए, वन शुड रेज हिमसेल्फ अबव द पेन्स ऑफ द वर्ड बाय गेटिंग रिड ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द कंप्लेंट एंड ग्रीफ, तो अपने आप को जो है संसार के जो दुख हैं शिकायतें हैं उनसे अपने आप को यदि कोई उठा ले तो उसको कोई दुख ना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 11 नंबर में 7 प्रश्न दिए हैं, करना कितना है 6, आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, जिसमें आप ज़्यादा नंबर पाएंगे उसको जो है कंसीडर कर लिया जाएगा, तो आप पूरे पूरे इसमें कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में काफ़ी टाइम रहता है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस राइटिंग से लिखना है, क्वेश्चन नहीं उतारना है, केवल आपको आंसर उतारना है। इसके बाद यहाँ 12वां प्रश्न होता है, तो जो 12वां प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अभी सेट का सिस्टम हो गया है तो सेट में ऊपर नीचे कहीं भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन आपको समझ लेना है कि 6 प्रश्न जो है फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे और ये जो है सप्लीमेंट्री जो बुक होती है उससे आएंगे, ये द इनविजिबल मैन वाले से। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 2 करना है हमको, ये पोयम से है, तो पोयम के लिए 2 क्वेश्चन करना होता है, 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ये 2-2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पोएट के अनुसार उसका मूड कैसे चेंज हुआ, तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, तो ये स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वाइल वॉकिंग बाय हेमलॉक ट्री, जब ये हेमलॉक ट्री के नीचे गए पोएट, क्रो ऑन द ट्री, तो उस पेड़ पर एक क्रो बैठा था, सूक डाउन द सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो, तो वो हिला देता है जिससे पोएट के ऊपर कुछ ये स्नो गिर जाती है, एंड दिस चेंज्ड हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, और इससे उसका मूड चेंज हो जाता है, वो उदास था तो खुश हो जाता है। इस तरह से हमको यहाँ पर देखना है, तो ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को मिलाकर के एक क्वेश्चन कर दिया, तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। इसके बाद ये हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज अफेक्ट द हाउस, तो यहाँ पर जब घर से बाहर पेड़ चला गया तो घर को कैसा महसूस हुआ, क्या हो गया घर के अंदर, तो इसको देख लेते हैं। व्हेन ट्रीज लीव ए हाउस, जब उसने हाउस को छोड़ा, द हाउस में बिकम एम्प्टी, घर खाली हो गया, क्वाइट शांत हो गया, और वहाँ पर कुछ ब्रोकन ग्लास थी, कांचें वहाँ की क्या हो गई, टूट गई खिड़कियाँ की। वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ चली गई, तो बॉल वेंट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी, तो बगल के उसमें जो है पानी में ये बॉल क्या हो गई थी, चली गई थी। तो इस तरह से हमको यहाँ पर इसका आंसर करना है, ये पोयम वाले का हो गया। अब 13 नंबर का, इसमें भी हमको 2 करना है, तो ये इनविजिबल मैन वाले पार्ट से है या सप्लीमेंट्री बुक से है, तो इसमें देखते हैं, इसमें भी हमको 3 क्वेश्चन देगा। आप चाहो तो तीनों को तीनों कर सकते हैं, टाइम हो तो तीनों बनते हो तो जो जिसमें ज़्यादा नंबर पाएंगे उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी, तो मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट द ट्रिकी बिकॉज ही रिफ्यूज टू ईट, तो यहाँ डॉक्टर के लिए भी, ही रिफ्यूज टू ईट इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड वुड हैव बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, ही स्पेंड हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, तो वो उसको उल्टियाँ हो रही थी और वो खाना खाना नहीं चाहता था, हमेशा पड़ा रहता था, इसलिए वहाँ पर जो है उनको वरी थी। व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीप अप्रोच्ड हिम, तो जब अनिल के पास चोर पहुंचा तो वो क्या कर रहे थे, तो अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच
व्हेन द थीप अप्रोच्ड हिम। तो ये बाकी तो क्वेश्चन का हिस्सा है, तो वो रेसलिंग मैच देख रहे थे, कुश्ती वाला मैच देख रहे थे। फिर ये हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल, ग्रिफिन कैसे जो है इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया। तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। हु डिस्कवर्ड ड्रग दैट टर्न हिज बॉडी इनटू ए सीट ऑफ ग्लास आफ्टर ही सॉलोड। तो उसने एक ड्रग बनाया था, दवाई बनाया था, जब उस दवाई को खा लिया तो वो एक कांच के तरह हो गया था। एज ए रिजल्ट ही बिकम, और इस तरह से वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। तो यहाँ पर हमको ये 3 दिए हैं, तीनों लिख सकते हो, या जिनमें से 2 अच्छे बनते हो उनको आप लिख सकते हो। फिर आपको देखना है यहाँ पर, अब 14, 15, 16 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3-3 नंबर के आते हैं। एक जो है प्रोज से 3 नंबर का, एक पोयम से 3 नंबर का, एक सप्लीमेंट्री बुक से 3 नंबर का। तो यहाँ पर देखते हैं, बेकिंग वॉज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ट्रेडिशनल गाउन विलेज एक्सप्लेन। तो जब हम बेकिंग वाला पार्ट पढ़ते थे, बेकर इन गोवा, उसको हम देखेंगे। उसके हिसाब से बेकिंग वॉज ए रियली ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन एज द ब्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड ऑफ द गॉन विलेज। तो जो गोवा के गांव थे उनमें जो है ब्रेड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, खाना के साथ ब्रेड उनको खाना पसंद है। द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। और हर गांव में जो है एक फर्नेस होती थी, भट्ठी होती थी, और वो जरूरी होती थी। इन दिस प्रोफेशन दर पीपल नेवर स्टार्ट, जो इसका धंधा करते तो कभी भूखों नहीं मरते थे, उनके पास पैसा दाम बहुत रहता था। ऑन ऑल ओकेशंस एंड सेरेमनीज दे नीडेड देम, और हर अवसर पर और हर खुशियों के त्यौहार पर हमको ब्रेड की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक तरह से ब्रेड जो है एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, वहाँ पर अच्छा व्यवसाय था। इसी का अथवा वाला है, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से आपको कोई एक करना है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो यहाँ पर हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव द फेयर। तो 2 क्वेश्चन मिला दिया है कि उन्होंने बस राइड के लिए प्लान कैसे किया और उसने इस बस में चढ़ने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे किया। तो 2 क्वेश्चन हो गए साथ में। तो ये अलग अलग भी आ सकते हैं, यदि 2 नंबर में पूछे तो इसका अलग पूछ दिया, उसका अलग पूछ दिया, तो आप उन दोनों को मिला देंगे। तो वली प्लान्ड हर बस राइड बाय लिसनिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड बस यूजर्स एंड बाय आस्किंग फ्यू सीक्रेट डिस्क्रीट क्वेश्चंस। तो क्या करती थी कि ये पड़ोसियों के आसपास जो बस में चढ़ते थे उनकी बातें सुनती थी और उनसे कुछ विशेष तरह के बस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती थी। इस तरह से उनने प्लान कर लिया था। वली सेव्ड अप द मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाय रेसिस्टिंग टू बाय टॉयज, बैलून्स, पेपरमेंट्स एंड सो ऑन। तो जो भी उसको पैसा मिलता था टॉयज खरीदने के लिए, बैलून खरीदने के लिए, और भी चीज़ों को खरीदने के लिए, या माने मीठी गोलियां खरीदने के लिए, उनको वो खर्च नहीं करती थी। उन पैसों को क्या करती थी, जोड़ती थी। इस तरह से वो अपना फेयर भी बना ली थी, माने उसका जो है किराया उन्होंने तैयार कर लिया था। फिर 15 नंबर का, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पोयम से आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन, कोई भी ऐसी पोयम हो सकती है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से आपको एक करना होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स 2 व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड को समाप्त होने के लिए उन्होंने 2 तरह के विचार प्रस्तुत किए। वन इज दैट इट विल एंड इन द फायर, सिम्बलाइज डिजायर। एक तो यह आग की तरह जो हमारा लालच होता है, इच्छा होती है, उसके कारण ये संसार खत्म हो जाएगा। और दूसरा है इट विल एंड आई सिम्बलाइजिंग हेट्रेड। और दूसरा ऐसा है कि जैसे आइस होती है, बर्फ होती है, जो कि घृणा का सिंबलाइज करती है, उसके कारण भी हमारा संसार क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो इस तरह से 2 व्यू यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देना है। फिर व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कवर्डली ड्रैगन। तो ये एक नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित जगह क्यों चाहता था ये कस्टर्ड, और इसको कवर्डी ड्रैगन, ये कायर, इसको क्यों कहा जाता था। तो कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज बिकॉज इट वॉज कवर्ड। वो कायर था इसलिए वो सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए क्या है, वो अपने आप को सुरक्षित जगह पर रखना चाहता था। एवरीबडी एल्स इन द हाउस वाज ब्रेव। तो इसके अलावा सभी लोग कैसे थे, ब्रेव थे, बहादुर थे। तो इस तरह से इसका आंसर देना है। अब ये लास्ट का क्वेश्चन है 16 नंबर का, ये भी 3 नंबर का आता है और ये हमारा सप्लीमेंट्री बुक से रहता है। तो ये व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डा's ruin, हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट। तो यहाँ पर जो मैटिल्डा थी उसका बदहाली का क्या कारण था
और उसने इसको कैसे बचाया अपने आप को। तो सी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा खुश नहीं रहती थी। सी फेल्ट दैट सी वॉज बॉर्न फॉर ऑल द डिलीशियस एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, वो जिंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहते थी, लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। फिर यहाँ पर है सी बोरोड डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने दोस्त से उसने उधार मांग लिया था सोने का जो है हार। द लॉस ऑफ द नेकलेस ब्रॉट हर ruin, तो वो नेकलेस गुम गया था जो उसको बदहाली की सूरत में ला दिया। सी कुड अवॉइडेड बाय लीडिंग ए सिंपल एंड कंटेंडर लाइफ, और उसने इससे कैसे बचना चाहा, अपने आप को उसने सिंपल कर दिया और एक संतोषजनक जिंदगी जीना चालू कर दिया। फिर है ये वाई डिड भोली इनिशियली एग्री टू मैरी ए मैन मच ओल्डर एंड अनइक्वल टू हर, तो जो भोली थी वो उस आदमी से जो उससे ज़्यादा सयाना था, उम्र में बड़ा था और उसके बराबरी का नहीं था, उससे शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गई। फिर व्हाट मेड हर चेंज हर माइंड एंड रिजेक्ट द मैरिज, उसने शादी से इनकार क्यों कर दिया। व्हाट डू दिस डिसीजन रिवॉल्व अबाउट हर करेक्टर, उसके इससे उसके चरित्र के बारे में क्या पता चलता है। तो इस तरह से इसमें 2-3 क्वेश्चन को इकट्ठा मिला दिया, 2-तीनों के बारे में लिखते हैं। एट फर्स्ट भोली हैड एग्रीड टू मैरी एन ओल्ड मैन बिकॉज ऑफ हर फादर्स ऑनर, तो वो अपने माता पिता के सम्मान के लिए, पेरेंट्स के सम्मान के लिए जो है शादी के लिए उन्होंने हाँ कर दिया था। फिर यहाँ पर हाउएवर सी लेटर रिफ्यूज टू मैरी, बाद में उसने मना कर दिया बिकॉज सी सॉ द ओल्ड मैन इज ग्रीडी, क्योंकि जो आदमी था है ना, सयाना आदमी, बूढ़ा आदमी, उम्र से बड़ा आदमी, वो कैसा था, ग्रीडी था, लालची था, इसलिए उसने उसको मना कर दिया। सी वॉज सिंपल, अब इससे क्या पता चलता है कि वो क्या थी, उसका कैरेक्टर कैसा था, वो सिंपल थी। इनोसेंट गर्ल थी, नादान थी। हु फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस, और बहुत सारे चुनौतियों को पार कर चुकी थी अपने ज़िंदगी में। इवेंचुअली ओवरकम्स देम विथ द करेज एंड डिटर्मिनेशन, लेकिन उन जो परेशानियों को है उन्होंने अपनी हिम्मत से और दृढ़ निश्चय से उसको पार किया। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो है पूरा कैरेक्टर था। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो बड़े आसानी से आप जो है इस पेपर को सॉल्व